गुड इवनिंग। हम लोग आज इंटरेस्टिंग एक क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही जो मुद्दा है वो है कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड क्यों ज़रूरी है और किस लिए इस पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि वाई द कॉमन सिविल कोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस। यह जो आर्टिकल 44 है जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है, यह आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड संविधान में क्यों लाया गया, और जब ये लाया गया तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही क्यों लाया गया, इसको क्यों नहीं लाया गया फंडामेंटल राइट में, या इसको इसी कहीं और क्यों नहीं लाया गया, क्यों इसको सिर्फ लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो। पहली बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कॉमन सिविल कोड लाने का फायदा क्या है, क्यों कॉमन सिविल कोड ले आया गया है। तो पहली बात जो कॉमन सिविल कोड के साथ आती है कि कॉमन सिविल कोड क्यों लाया गया है, तो पहली बात क्या है, यह बात करता है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि क्या कॉमन सिविल कोड हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को किस तरह प्रभावित करता है, और अगर हम कॉमन सिविल कोड नहीं लाएंगे तो हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी किस तरह से प्रभावित होगी। अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखें कि आप देखते होंगे कि हिंदू क्या करते हैं, बहुत से हिंदू अपनी फर्स्ट वाइफ के रहते ही धर्म बदल लेते हैं और रीमैरिज कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत से सुने होंगे कि अपनी पहली पत्नी के रहते ही वह धर्म बदल लेते हैं और वह रीमैरिज कर लेते हैं। तो क्या यह सही है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल कॉमन सिविल कोड से यह उभर के आता है कि जो हिंदू रीमैरिज है, जो हिंदू लोग हैं, वह कैसे अपनी पत्नी के रहते हुए कन्वर्जन इस्लाम करते हैं, अपनी पहली शादी को डिसॉल्व किए बगैर, पहली शादी को खत्म किए बगैर दूसरा विवाह कर लेते हैं। कैसे? यह एक प्लॉय बन चुका है कि अगर आप देखें बहुत से लोगों ने ऐसा कार्य किया है कि अपनी पहली पत्नी के रहते हुए ही वह एक दूसरा विवाह कर लेते हैं धर्म बदलकर। क्या यह उचित है? क्या यह करना उचित है? एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उभर के सामने आता है। इसको कोर्ट ने इल्लीगल करार कर दिया है कि यह लीगल नहीं है, यह इल्लीगल है। तो कॉमन सिविल कोड अगर होता तो क्या ऐसा कर सकते थे? तो अगर हम आर्टिकल 44 को समझने की कोशिश करें तो ये क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यह ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब एक सवाल आपके पास आ गया कि कॉमन सिविल कोड का उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ कॉमन सिविल कोड का एक पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हमारा एक वास्ट एरिया है, हमारी एक बहुत बड़ी रीच है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो एक वास्ट एरिया में हम एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की कोशिश करते हैं जहां पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। यह पहला महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सवाल समझने की कोशिश करिए। कोई आपसे यह नहीं पूछने जा रहा है कि आर्टिकल 44 क्या है,
मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि आप कभी यह उम्मीद न करें कि सीधा सवाल आ जाएगा आर्टिकल 44 क्या है। नहीं, पूछेंगे क्या, आर्टिकल 44 का ऑब्जेक्टिव क्या है। और आपने आंसर क्या लिखा, आपने लिख दिया आर्टिकल 44 के बारे में, आपका मार्क्स 0 हो गया। वो पूछ रहे हैं आर्टिकल 44 का ऑब्जेक्टिव क्या है। आर्टिकल 44 का भी जिक्र नहीं करेंगे, वो क्या बोलेंगे, कॉमन सिविल कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉमन सिविल कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, कि पूरे देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए, यह पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, कि जो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, दूसरा सेक्युलर एक्टिविटीज, जैसे आपका इनहेरिटेंस है, आपका जो प्रॉपर्टी राइट्स है, जो आपके राइट्स हैं, आपके जो इनहेरिटेंस है, तो आपकी जो सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, जो इनहेरिटेंस है, वो कवर्ड किससे होता ही, जो वह आपकी जो सेक्युलर नेचर के रूल्स हैं, आपकी सेक्युलर को रिलीजियस से अलग कर देना। बड़ा ध्यान सुनिएगा आप लोग, रिलीजियस से अलग कर देना। जो आपकी सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, आपकी धार्मिक एक्टिविटीज से अलग कर देना। तो जैसे इनहेरिटेंस है जो कवर्ड हो रहा है पर्सनल लॉ से, इसको सेपरेट कर देना। नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, जब एक कानून लागू होगा उससे क्या होगा, नेशनल यूनिटी प्रमोट होगी, नेशनल यूनिटी उससे प्रमोट होगी। तो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दूसरा क्या है, नो लेजिस्लेचर वुड फोर्सफुली अमेंड एनी पर्सनल लॉ इन फ्यूचर पीपुल वेर अपोज टू इट। इन तीन बातों के साथ साथ लोगों को आप कन्विंस करो, आपको फोर्स मत करो, लोगों को कन्विंस करो। आप वही लेजिस्लेचर ले आओ जो लोगों को कन्विंस करके ले आने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। तो एक देश में सहमति बननी चाहिए। अब हम इसका अगर देखने की कोशिश करें तो देश में डाइवर्सिटी है पर्सनल लॉ पे, देश के पर्सनल लॉ में डाइवर्सिटी है, देश के पर्सनल लॉ में डाइवर्सिटी है, विविधता है। इस विविधता को समाप्त करना। अब देखिए, अगर आप अपना इस पर सवाल आएगा तो मान लीजिए आपसे 150 या 250 शब्द लिखाना चाह रहे हैं, तो आपके उस 150 या 250 शब्द का एक पार्ट यह होगा, सवाल आरंभ कैसे होगा, कि आप सवाल आरंभ किस तरह से होगा, कि कॉमन सिविल कोड को लाने का उद्देश्य क्या है। यह सवाल का पहला पार्ट होगा जो हमने एड्रेस करने की कोशिश की। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, कि जो एक स्टेप लेने चाहिए वह स्टेप कैसे लेने चाहिए। अब क्या यह सिर्फ, दूसरा इशू, क्या यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है? एक बड़ी भ्रांति है, यह एक बड़ी भ्रांति है कि कॉमन सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों का फायदा या नुकसान होगा। तो हम अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि जो यह स्टेप कॉमन सिविल कोड का है, यह स्टेप क्या सिर्फ मुसलमान नहीं, कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ भी है इसमें। तो आप इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से अलग रखिए। जैसे ही आप लिखने की कोशिश करें, आप रिलीजियस सेंटिमेंट से इसको बाहर ले आवें कि इसमें कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ भी है। लेकिन हुआ क्या है, हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन काफी कुछ हुआ है और मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन एक सेंसिटिव इशू है। इसलिए जिस तरह से हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन हो गया है, उस तरह से मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आवश्यकता क्या है, व्हाट इज ए नीड, आवश्यकता क्या है,
डाइवोर्स रिलीजन। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है आप डाइवोर्स करो रिलीजन को। किससे? लॉ से। कानून और धर्म में विभेद होना चाहिए। कानून और धर्म में विभेद होना चाहिए। तो अगर आप एक और बात लिखना चाहो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून और धर्म के मध्य एक विभेद की बात करता है कि उसमें दोनों में फर्क लेना चाहिए। इस तरह का स्टेप लिया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ऐसे कदमों को उठाया जाना चाहिए जिसके कारण कि ऐसे कदमों को उठाया जाए जिसके कारण कानून और धर्म में फर्क हो। क्या सवाल है? ऑलरेडी मुस्लिम हैव राइट टू हैव 4 मैरिज एट द सेम टाइम, इट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 40। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह उचित नहीं है। आर्टिकल 44 अभी लागू नहीं हुआ है, अभी कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो आप नहीं कह सकते। आई विल एड्रेस दिस इशू इन डिटेल वेरी सून। अब हम एक क्वेश्चन जो देखने की कोशिश करते हैं कि जो सेकेंड मैरिज है विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज, यह क्या उचित है या अनुचित है? इसके बारे में कहा गया जो 494 आईपीसी है, जो 494 आईपीसी है वह क्या कहती है कि सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू हस्बैंड आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम वुड बी वॉइड मैरिज इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 454 आईपीसी के तहत यह पूरी तरह से अवैधानिक है। अगर हम पॉलीगैमी को देखने की कोशिश करें, लेट्स सी द पॉलीगैमी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पॉलीगैमी को, बहुविवाह को हम देखने की कोशिश करें तो यह निश्चित रूप से है कि यह नल एंड वॉइड है। क्यों? आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन करता है। लेट्स सी द पॉलीगैमी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करता है, तो एक से ज्यादा विवाह, यह सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप में कहा हुआ है। आप इसका नाम भी लिख लें, जो अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप का केस था। इस ग्रुप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पॉलीगैमी है, जो उन्होंने कहा, इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि यह इन्विटेशन आया, जब यह एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप केस में, तो सुप्रीम कोर्ट वाज इनवाइटेड टू डिक्लेयर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ एज वॉइड। उसमें एक पॉलीगैमी भी था, एज बीइंग वॉइड अंडर आर्टिकल 14 एंड 15, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, यह कहते हुए कि इसको लेजिस्लेचर से हैंडल किया जाए। क्लियर हुआ? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात प्रस्तुत की गई कि जो पॉलीगैमी है, मतलब जो एक से ज्यादा विवाह करने की परंपरा है, यह अनुच्छेद 14 और 15 को वायलेट करती है, इसलिए इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और कहा इस मामले को लेजिस्लेचर से हल किया जाना चाहिए। अगर आप मेरा याद करो फंडामेंटल राइट का जो लेक्चर था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सेंसिटिव मामला है, इसको कोर्ट डायरेक्शन के बजाय उचित लेजिस्लेशन के सहारे हल करने की कोशिश की जाए। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इफ नॉट क्लियर आई कैन हैंडल इट। तो जो एक प्रॉब्लम है, अगर हम इस समस्या को देखने की कोशिश करें
कि इस समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स can be eliminated only if a law is made in conformity with the present day social and economic realities और necessities। इसको आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करें, इस लैंग्वेज को आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करें कि हम जो आज जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है अगर हम आज की जो सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज है, जो मैं लैंग्वेज यूज करता हूं, अगर आप उसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सी लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उसे उठा लेता हूं। देखिए एक बात आप समझिए, आंसर के लिखने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ा बेहतर होगी, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अच्छे आप रेफरेंस ले पाएंगे। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूं अपने पेरेंट्स को कि आप लोग कोशिश करिए कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें, उससे क्या है, लैंग्वेज भी आपकी इंप्रूव होती है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ इसको देखने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आर्टिकल, एक और सवाल आपको हैंडल करते हैं, आर्टिकल 25 एंड 44, क्या आर्टिकल 44 का इस्तेमाल करके कॉमन सिविल कोड को ले आना, क्या आर्टिकल 44 का इस्तेमाल करके कॉमन सिविल कोड को ले आना अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं है? दिस ऑल्सो ए क्वेश्चन मे बी फ्रेम्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। सवाल क्या हो गया, क्या कॉमन सिविल कोड को अप्लाई करना, क्या कॉमन सिविल कोड को अप्लाई करना अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? I have taught you in detail the Article 25, where I have tried to explain you how this is going to take care of the religious freedom of a person in the India. Let's see for a few minutes in this issue. अब आर्टिकल 44 किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? आर्टिकल 44 का बेसिक फाउंडेशन क्या है? देयर इज नो नेसेसरी रिलेशंस बिटवीन रिलीजन एंड ए पर्सनल लॉ इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। हाउ यू स्टार्ट? नो रिलेशन, religion and personal law in a civilized society। आपका पहला ही लाइन ये होना चाहिए कि एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक समाज में, एक सभ्य समाज में कोई आवश्यक, आप यहां पे एक और ऐड करिए शब्द। देखिए आप शब्दों को भी देखिए, आप लोग इंटरव्यू देंगे तो मैं आपको शब्दों पर भी ध्यान दूंगा, कैसे एक शब्द के इस्तेमाल से। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि वी वर ट्रेनिंग एन एस्पायरेंट टू अपीयर टू सिविल सर्विसेज इंटरव्यू विच इज गोइंग टू द अगस्त। उसने क्या है, सवाल आया विसिल ब्लोअर को लेके, तो यह पूछा गया कि आप विसिल ब्लोअर बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे। उसने सारा आंसर ठीक दिया। उसने बोला कि अनफॉर्चुनेटली इफ नीड अराइजेज आई विल गो फॉर द विसिल ब्लोअर, कि अगर दुर्भाग्यवश, अगर आवश्यकता हुई तो दुर्भाग्यवश मैं विसिल ब्लोअर बनना चाहूंगी। अब आप देखिए, सिर्फ एक शब्द से, अनफॉर्चुनेटली से के यूज करने से पूरा सवाल का आंसर खराब हो गया है। Why you are writing that, why you saying that unfortunately I want to become whistleblower? अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि समाज के हित में विसिल ब्लोअर बनना है, तो why you are using the word unfortunately? तो एक एक शब्द, अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, एक मैंने पहले नहीं लिखा, अब देखिए नो नेसेसरी रिलेशनशिप। अब आप नेसेसरी को हटा दो, जस्ट रिमूव दिस, जस्ट रिमूव ऑफ यू वन वर्ड, you just remove the necessary from here। अब देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। just see the art of writing। आप सिर्फ एक शब्द को यहां से हटा दो, necessary को आप हटा दो, कितना फर्क आ गया। अब आप यहां पे necessary को ऐड कर दो। अब इस शब्द को हटा के लिखो और इस शब्द को मिला के लिखो, देखो फर्क क्या आता है।
no relation between religion and personal law in civilized society, and no necessary relation between religion and personal law in civilized society. This is the better answer. कि कोई आवश्यक संबंध नहीं होना चाहिए धर्म और व्यक्तिगत कानून में एक सभ्य समाज में। तो एक सभ्य समाज में धर्म और कानून के बीच एक आवश्यक संबंध नहीं होना चाहिए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारे एक सिविलाइज सोसाइटी में देयर इज नो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पर्सनल लॉ। जो आर्टिकल 25 कहता क्या है? लेट्स सी द आर्टिकल 25। लेट्स सी आर्टिकल 25 कहता क्या है। अगर आर्टिकल 25 को हम देखें तो कहता क्या है? एक सबसे आसान भाषा में कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यही तो कहता है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि धर्म की स्वतंत्रता। ज्यादा आप डिटेल मत जाइए यहां पे। आर्टिकल 25 कहता है फ्री, गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 44 क्या करता है? टू डाइवर्स रिलीजन फॉर टू डाइवर्स रीजन। 44 क्या बोलता है? टू डाइवर्स रिलीजन। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? टू डाइवर्स रिलीजन। कहां से डाइवर्स करो रिलीजन को? फ्रॉम सोशल रिलेशंस एंड पर्सनल लॉ। फ्रॉम सोशल रिलेशन। यही लिख के आना आप लोग। यह सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि बड़ा हंगामा चल रहा है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के भी अपने व्यू पॉइंट हैं, सरकार के भी अपने व्यू पॉइंट हैं, और व्यू पॉइंट और अलग अलग कम्युनिटीज के हैं। तो 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 44 कहता है टू डाइवर्स रिलीजन फ्रॉम सोशल रिलेशन एंड पर्सनल लॉ। सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानूनों से आप धर्म को अलग कर दो। तो जो इसमें क्या क्या है? मैरिज सक्सेशन। जो मैरिज है, सक्सेशन है, इसमें कौन सा रिलीजन आता है? ये सेक्युलर कैरेक्टर के संबंध है। दे आर स्पीकिंग अबाउट द सेक्युलर कैरेक्टर। यह सेक्युलर कैरेक्टर की बात करते हैं कि यह सेक्युलर कैरेक्टर की बात करते हैं। मैरिज में, सक्सेशन में कोई धार्मिक इशू नहीं है, यह सेक्युलर कैरेक्टर करते हैं। और इसको 25, 26, 27 से अलग करो। They should not be brought under 25, 26, 27. हिंदू लॉ को बहुत बड़ी मात्रा तक सेक्युलर कैरेक्टर दिया जा चुका है। अब जरा हम ये एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हम 2 मिनट टाइम और लगा, 2 नहीं लगेगा, 5-7 लगेगा। वाई वी नीड 44। चलिए, अब आपने दूसरा किया, अब तीसरा बात पे आते हैं। वाई वी नीड 44। हमको आर्टिकल 44 या कॉमन सिविल कोड क्यों चाहिए? आप जरा सोचने की कोशिश करिए, सोचने का काम करिए, काम आ जाएगा। अगर हम भारत के अलावा और कंट्रीज को देखें, यूरोप को देखें, जहां पर सिविल कोड है, और everyone who goes there from any part of the world and every minority has to submit to the civil code। अब इसको इंटरनेशनल फ्रेम ले आइए। यूरोप जो भी जाएगा वो सबमिट करेगा फॉर द कॉमन सिविल लॉ। इसको आप लिखते समय जरा और इसका इंप्लीफिकेशन लिखिए। स्वाति मिश्रा सर, अगर आपसे ऐसे लिखने को आए तो क्यों, कैसे इनिशिएट करूं? स्वाति जी, पहले इसको समझिए ना। अब ऐसी की बात बाद में करते हैं। क्या ना, आप लोग उसी काम पर सेंट्रलाइज करो जो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग बहुत भटकोगे तो जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा।
देखिए, एक बेसिक क्या है ना कि अपने पास सीरियस एस्पायरेंट्स की बहुत कमी है। जब जो चीज जिस समय पढ़ाई जाए, इतना ज्यादा डिटेलिंग हो रही है इस समय कॉमन सिविल कोड की, उसमें आपके दिमाग में ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, आप यह सुन ही नहीं रहे हो जो पढ़ाया जा रहा है। जब तक जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान रखिए ना। पहले एक बार वो समझ जाएंगे, ऐसे अलग चलेगा। आपका जो ऐसे है वो अलग इशू है। बहुत समस्या क्या है, इलाहाबाद में सीरियस एस्पायरेंट्स खत्म हो चुके हैं। कैसे सीरियस एस्पायरेंट पैदा किए जाए इलाहाबाद में, बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। जिस दिन सीरियस एस्पायरेंट्स मिल जाएंगे उस दिन सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। अपने को प्रॉब्लम टीचिंग में नहीं है, अपने को प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना आने की भी नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं कि पढ़ाए हुए पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसका रीजन क्या है कि इतना डिटेलिंग करते हैं, बाहर सवाल कैसे आएगा। कॉमन सिविल कोड पे आप सवाल बनाइएगा। लेट मी कंप्लीट माय लेक्चर। आप बनाइएगा जो सवाल बनाना हो, देन यू टेल मी कि वो सवाल आपको मेरे लेक्चर से मिला या नहीं मिला। तो यूरोप क्या है, यूरोप में आप जाओगे तो आपको सबमिट करना पड़ता है फॉर ए कॉमन सिविल लॉ। क्या वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अन्याय नहीं हो रहा है? एक बड़ी तादाद यह कह रही है यह अल्पसंख्यकों पर अन्याय है। तो क्या यूरोप में जहां कॉमन सिविल कोड है, कोई भी आदमी यूरोप में जाए उसको सबमिट करना पड़ेगा वहां के कॉमन सिविल लॉ के लिए। तो क्या पॉइंट क्या है यहां पे? पॉइंट हाउएवर इज दिस, whether we are going to consolidate and unify our personal law in such a way that the way of life of whole country as may in course of time be unified and secular. Unified, secular, क्या हमारा वे ऑफ लाइफ, जो हमारा सक्सेशन। अब बताइए, आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी किस तरह से आपकी बांटी जाएगी, आपका किस तरह से व्यक्तिगत जीवन होगा, उसके लिए क्या जरूरत है धर्म की? तो वे ऑफ लाइफ, आर्टिकल 44 से क्या होगा? ऐसे हम लॉ को कोडिफाई करें कि हमारे वे ऑफ लाइफ में यूनिफिकेशन हो और सेक्युलर हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आंसर यू, हमारी जीवन पद्धति इस तरह से एकताबद्ध हो जाए कि उसमें धर्मनिरपेक्ष चरित्र आ जाए। यह क्या होगा? यह राष्ट्र के एकीकरण में सहायक होगा। यह राष्ट्र के एकीकरण में सहायक होगा। राष्ट्र के एकीकरण में। अब आपने आंसर क्या करेंगे कि हम अपनी वे ऑफ लाइफ को यूनिफाइड कर रहे हैं और उसको एक सेक्युलर कैरेक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते क्या हैं? हम धर्म को, व्यक्तिगत धर्म को, रिलीजन को पर्सनल लॉ से अलग करना चाह रहे हैं। रिलीजन को पर्सनल लॉ से अलग करना चाह रहे हैं। हम रिलीजन को पर्सनल लॉ से अलग करना चाह रहे हैं। तो धर्म जो है वह पर्सनल लॉ से अलग कर दिया जाए, उन दोनों के मध्य कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा सोशल रिलेशन होगा, जो हमारा इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, वह सोशल रिलेशन जो होगा, वह सोशल रिलेशन बहुत अलग ढंग से हमको दिखाई देगा। अब हम हिंदू की देखते हैं, हमारे पास क्या है? अगर हिंदूज को देखें तब मयूखा, मिताक्षरा, दाएं भाग, ये हमारे हिंदुओं के कई कानून हैं। तो अगर हम कॉमन सिविल कोड बनाएंगे तो इन कानून, जो सेपरेट लॉज हिंदूज के हैं, जो कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग अप्लाई होते हैं, वह भी एक सामान्य कानून का हिस्सा हो जाएंगे। इसलिए अगला सवाल, क्या यह मुद्दा अल्पसंख्यकों का है? उत्तर क्या होगा? नहीं।
उत्तर नहीं। यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबका मुद्दा है। तो आप इसको भी लिखें कि नॉट ओनली द मुस्लिम्स, हिंदू के लिए भी एक सवाल है, यह अफेक्ट माइनॉरिटी को भी करेगा और मेजॉरिटी को करेगा। महिलाओं को कैसे अफेक्ट करेगा? महिला अधिकार। देखिए मैं इतना डिटेलिंग क्यों कर रहा हूं, कई बार वो एक मुद्दे पर सवाल पूछ लेते हैं, आप क्लूलेस हो जाते हो। महिला अधिकार, वुमेन्स राइट के लिए कैसे काम होगा? अगर हमने एक पर्सनल लॉ कर दिया तो जो पर्सनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, यह जो इक्वलिटी ऑफ वुमेन, यह इक्वलिटी ऑफ वुमेन में मदद करेगा। हर कानून में महिलाओं के अधिकारों को अलग अलग तरीके से कहा गया है। अगर हमने सक्सेशन पे और मैरिज पर एक कानून बना दिया, विलेश कुमार वही पढ़ा रहा हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाई करना पड़ता, नॉट ओनली मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल लॉ नीड टू बी वन स्टैंड। तो जो इक्वलिटी ऑफ वुमेन में हर पर्सनल लॉ में अलग अलग व्यू पॉइंट है, उसके अगर हम उसको कोडिफाई कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर देंगे, तो वह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की होगी। तो यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। जो फंडामेंटल राइट है, जो डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जो फंडामेंटल राइट है उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स को फिनिश कर दिया है। फंडामेंटल राइट में आपने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स को फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यही आवश्यकता यहां पर भी है, यही आवश्यकता यहां पर भी है। The same requirement as you finished the discrimination of the sex in the fundamental right, same requirement is here also. Therefore, you need to go for the codification. Let's see religion, how religion is going for the national unity. एक सवाल और समझने की कोशिश, यह जो कॉमन सिविल कोड है यह नेशनल यूनिटी को किस तरह प्रभावित करता है। तो रिलीजन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं with respect to the personal issues, personal consciousness of the person। जो लाइफ है लोगों की वह रेगुलेट की जानी चाहिए यूनिफाइड और मॉडिफाइड वे में, इस तरह से हम एक इवॉल्व कर सकें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड नेशन। हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? हम पहली समस्या को किस तरह से देखने की कोशिश करते हैं? हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम इस मुद्दे पे क्या है? हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू प्रोड्यूस नेशनल यूनिटी। हम नेशनल यूनिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उस नेशनल यूनिटी के प्रोडक्शन के लिए कॉमन सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम एक अपने देश के अंदर विभिन्न मान्यताओं के मध्य एक सामंजस्य खोजने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य विभिन्न मान्यताओं में, तब हमको यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन की आवश्यकता निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो यह बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट हमने समझने की कोशिश की है। तो हम अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें तो आर्टिकल 44 हमारे लिए इंपरेटिव है फॉर नेशनल यूनिटी के लिए। आर्टिकल 44 उस कॉन्सेप्ट पे है कि जहां पर धर्म में और पर्सनल लॉ के बीच कोई संबंध नहीं है, और यह आवश्यक है हम इस बात को ध्यान दें कि किस तरह से हमारे अपने जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं बेनिफिट ऑफ कॉमन सिविल कोड। बेनिफिट, हमारे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट क्या क्या होंगे? देखिए, अगर आपने मैरिज को, लेट्स टेक वन एग्जांपल, आपने मैरिज को क्या किया? आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व कर दिया। सरकार ने ये कोर्ट ने कहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन का मैरिज करते हैं उससे क्या होगा? प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज,
प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह से आपको सहाय से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, चेक बाइगमी एंड पॉलीगमी, चेक बाइगमी एंड पॉलीगमी। बाइगमी एंड पॉलीगमी को आप कंट्रोल करने लगेंगे। वोमेन्स राइट, जो महिलाओं के अधिकार हैं उसके एक्सरसाइज करने में मदद प्राप्त होगी। तो जो ये हेल्प करेगा वुमेन्स टू एक्सरसाइज देयर राइट अंडर मैरिज, मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, क्लेम ऑफ मेंटेनेंस, जो क्लेम ऑफ मेंटेनेंस है इसमें भी मदद प्राप्त होगी। जिन महिलाओं को डाइवोर्स दिया जाएगा उनको अपने मेंटेनेंस में फायदा होगा। पांचवा, विडो इनेबल इनहेरिटेंस, जो अपनी विधवा औरतें हैं उनको अपने इनहेरिटेंस को प्राप्त करने में फायदा होगा। डिटर डिजेस्ट वाइफ, पत्नियों को त्यागने में जो पति अपनी वाइफ को जो डिजर्ट कर देते हैं उसमें इनको सहायता प्राप्त होगी और वह इससे कंट्रोल होगा। वह लोग जो पत्नियों को छोड़ देते हैं बगैर किसी कारण से, उसमें भी एक संजीदगी की प्राप्ति होगी और आसान होगा। अब देखिए, अब इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। अगर हम इसमें एक सवाल समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा और 2 मिनट लगाते हैं ताकि अंतिम रूप से हम आपको सील कर दे टॉपिक, कि जो आर्टिकल 25-26 है, दिस आर्टिकल हैव नो एप्लीकेशन इन दिस केस। क्यों? कि डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल यूजेस इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिश्चियन ने सवाल खड़ा किया था, तो जो 25 और 26 है वह प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, वह आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो कॉमन सिविल कोड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोशिश करेगा। आर्टिकल 25 और 44 सिर्फ इस बारे में बात करता है किस तरह से हम धर्म को राजनीति से अलग कर दें, धर्म को पर्सनल लॉ से अलग कर दें। बताइए, अब कोई प्रॉब्लम? यू मेक एनी क्वेश्चन। अब देखिए सवाल क्या क्या बन रहे हैं। सवाल नंबर 1, देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा, आप इस बात की उम्मीद न करें कि सिविल सर्विसेज आपसे बोले कि आप आर्टिकल 44 लिखो। नो, दे विल आस्क द डिटेल्ड क्वेश्चन। आर्टिकल 44 का लक्ष्य क्या है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25, 26, 27 में क्या विरोधाभास है? सवाल नंबर 3, क्या आर्टिकल 44 सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को आहत करता है? सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44 और महिलाओं का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44 एंड नेशनल यूनिटी। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मेक एनी क्वेश्चन। How is it not affect culture conversion like tribes? How it will affect the culture conversion of tribes? How? Tell me how? कैसे करेगा ये? ट्राइब्स का जो कानून है उसकी सुरक्षा अलग से की जाती है। कॉमन सिविल कोड किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है नॉन रिलीजियस इश्यूज की। Anyone has any problem? If not, then I will move to the next important topic, जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वह बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, उस पर सवाल बहुत ज़्यादा घूमने की गुंजाइश नहीं हो रही है। विवाह के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा लिखते समय यस आर्टिकल 44 का जो मैंने लेक्चर दिया है बड़ा काम आएगा आपको ऐसे के लिए भी। जो विवाह के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा है उसमें जरूर लिखना चाहिए। यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है जो आर्टिकल 44 दे रहा है। तो जो आर्टिकल 44 जो आर्टिकल 45 है, अगर इसको आप पढ़ें अपने बेयर एक्ट में, तो आर्टिकल 45 बेयर एक्ट में बाद में आया हुआ है। इफ यू सी योर बेयर एक्ट, तो यह आप में 2000, यह आपके बेयर एक्ट यह 2002 में आया हुआ है। यह संविधान संशोधन के द्वारा आया हुआ है। तो आर्टिकल 44 आपके संविधान में एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा आया हुआ है। तो आर्टिकल, तो इसका मतलब क्या है कि बाद में इसके बारे में विचार किया गया। यह बात क्या कह, आर्टिकल 45 बात क्या कहता है, यह जब 21A फंडामेंटल राइट बन गया एजुकेशन का, 21A एक फंडामेंटल राइट बन गया, तो जब 21A फंडामेंटल राइट बन गया तब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और इसमें क्या किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अगर आप देखें तो आर्टिकल 45 बोलता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू एज 6। यह अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू एज 6 की बात करता है जो आपका आर्टिकल 45 है। तो यह एक बहुत सिंपल सी बात करता है। अब चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम थी, उसको कोशिश की और उसको समाप्त करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 आया। तो जो चाइल्ड लेबर की समस्या है उसको ध्यान रखा गया, तो इस समस्या को भी यह ध्यान देता है। अगर आप कभी चाइल्ड के ऊपर कोई काम करने की कोशिश करें तो आर्टिकल 41, 45, 47, 39A, 41, 45, 47 मैंने आपको पहले भी नोट कराया है, मैं फिर नोट करा दे रहा हूं। आर्टिकल 41, 45, 47, 39E, 41, 45, 47, 39E, 24। इसको आप जरूर ध्यान रखें जब आप किसी बच्चे के बारे में, चाइल्ड के बारे में लिखें। तो जो आर्टिकल 45 है यह अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बात करता है। अगर आप इस आर्टिकल के ऊपर कोई सवाल आता है तो आप उत्तर लिखते समय आप अपने नोट्स में भी लिख लें, इन संविधान के प्रावधानों का भी जिक्र करें, क्योंकि मॉडल आंसर शीट में जो सवाल बनाएंगे यह निश्चित रूप से होगा, इसकी मुझे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 46 वीकर सेक्शन, बात किसका करता है, 46 बात करता है वीकर सेक्शन की। अब देखिए वीकर सेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो वीकर सेक्शन यहां पर बात कहा गया है यह अन्य अनुच्छेदों से अलग है। जिस वीकर सेक्शन की बात यहां की गई है वह वीकर सेक्शन का जो संदर्भ है वह संविधान के अन्य अनुच्छेदों से थोड़ा अलग है। तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है, स्पेशल केयर, एजुकेशन इन स्पेशल केयर। देखिए शब्दों को ध्यान दें, मैं बेयर एक्ट से ही देखता हूं, स्पेशल केयर, एजुकेशन। वर्ड क्या क्या महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक, वीकर सेक्शन। तो यह
जो आर्टिकल 46 यह राज्य पर दायित्व सौंपता है कि वह विशेष ध्यान दे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, वीकर सेक्शन को, और इन पर्टिकुलर SC एंड ST। अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो पहले वीकर सेक्शन आया है, फिर आया है इन पर्टिकुलर। मिल गया? आप जस्ट ओपन द एक्ट, आप ओपन करें एक्ट को, आपको दिख जाएगा जो मैं लिख रहा हूं, आपको एक्ट में दिख जाएगा। मिल गया? किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? तो यह स्पेशल केयर एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है वीकर सेक्शन को, जिसमें इन पार्टिकुलर बात करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो आर्टिकल 46 का वीकर सेक्शन है, 46 वीकर सेक्शन ब्रॉडर देन ओबीसी, यह ओबीसी तक सीमित नहीं है, यह ओबीसी तक सीमित नहीं है, यह ओबीसी के बियॉन्ड जाता है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बियॉन्ड जाता है। इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द बैकवर्ड क्लासेस। तो जो बैकवर्ड सिटीजन है आर्टिकल 16(4) में, वह जो 16(4) में बैकवर्ड सिटीजन है, जस्ट सी द वेरी थिन लाइन, 16(4) बैकवर्ड सिटीजन, जो 16(4) का बैकवर्ड सिटीजन है वह सारे वीकर सेक्शन को नहीं लेता है। वह किसको लेता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को। वह सिर्फ लेता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यह संविधान का अनुच्छेद है, यह आर्टिकल 16(4) के बियॉन्ड जा रहा है। यह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड तक लिमिटेड नहीं है। और दूसरी बात क्या है? नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर आप उसको पढ़ें आपको दो चीज दिखाई देगी। यस, इस तरह की संकल्पना अनुच्छेद 45 में नहीं है। इस तरह की संकल्पना अनुच्छेद 45 में नहीं। तो आर्टिकल 46 क्या कर रहा है? तो फिर आर्टिकल 46 क्या कर रहा है? आर्टिकल 46 क्या कर रहा है? और आसान करें और देसी भाषा का इस्तेमाल करें, बताओ मेरे को, आर्टिकल 46 कर क्या रहा है? तो इसका मतलब क्या है? क्या काम करना चाहता है आर्टिकल 46? इसका करना क्या चाहता है? ये किस लिए संविधान लाया गया है? यह 15(2), 15(4), 15(2), 15(4) या 15(2), 15(4), 16, 17, 29(2) इनको सप्लीमेंट कर रहा है। यही लिखना, मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है इसको। इसको सप्लीमेंट कर रहा है। तो आर्टिकल 1646 क्या कर रहा है? आर्टिकल 46 की पूरी व्याख्या सुनिए, ऊपर देखिए जाइए, जस्ट आप ऊपर से देखते जाइए, देखते जाइए। देखिए यह स्पेशल केयर किसको दे रहा है? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। यह बात कर रहा है वीकर सेक्शन को, इन पार्टिकुलर SC एंड ST। तो जो 46 का वीकर सेक्शन है यह ब्रॉडर देन द बैकवर्ड क्लासेस है। 16(4) का जो बैकवर्ड सिटीजन है वह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करता है, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। वह बात यहां तो 46 क्या कर रहा है?
15(2), 15(4), 16, 17, 29(2) इनको सप्लीमेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले छूट गए हैं, किसी और संविधान में जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है, उन लोगों को जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में ले आने का प्रयास करना है। गॉट इट? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर रुकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में लिख के आना ही आना है, इसको छोड़ने का नहीं है एग्जाम में। इस बात को एग्जाम में लिखना ही लिखना है। अगर नहीं हो रहा है क्लियर बताओ मेरे को, मैं फिर से बताता हूं कैसे लिखना है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि जो हमारा संविधान का यह अनुच्छेद है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कहना क्या चाह रहा है, यह वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? दूसरी क्लियर है? हाउ कैन आर्टिकल 46 बी जस्टिफाइड? नहीं वीना, आप नहीं समझ पा रहे हो। नॉट अगेंस्ट, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग, सप्लीमेंटिंग। अगेंस्ट नहीं है, उसी बात को आगे बढ़ा रहा है कि जो ये आर्टिकल हैं, यह आर्टिकल जितनी बात कह रहे हैं उसके बाद जो यह बात किसकी कर रहा है, वीकर सेक्शन, इन पर्टिकुलर SC एंड ST। तो वीकर सेक्शन को आप एम्प्लीफाई करो। तो जो वीकर सेक्शन की परिभाषा और अनुच्छेदों में है, जहां पर बैकवर्ड क्लास की बात कही गई है, उससे यह आगे बढ़ रहा है। तो जो संविधान के अनुच्छेद, जो ये अनुच्छेद हैं 15(2), 15(4), 16, 17, 19(2), इनको वह सप्लीमेंट कर रहा है कि उसमें जो लोग छूट गए हैं उनके बारे में भी काम किया जाना चाहिए, और काम किया जाना चाहिए। फिर समझाता हूं, लेट्स सी अगेन, लिसन अगेन। आर्टिकल 46 अगेन लिसन कि आर्टिकल 46 क्या बात करता है। जस्ट सी फॉर ए मोमेंट अगेन। आर्टिकल 46, आप जरा लैंग्वेज पढ़िए आर्टिकल 46, तब क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है। आर्टिकल 46 का लैंग्वेज देखिए, यह क्या बोलता है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो पहली बात आप यह समझिए, जो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, 16(4) में जो बैकवर्ड क्लास है, जो 16(4) का बैकवर्ड क्लास है, अगर 16(4) के बैकवर्ड क्लास को देखें तो वो क्या बात करता है, सोशली एंड एजुकेशनली। दूसरा क्या बोलता है, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। क्लियर हुआ? यह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, जो नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 46 है वह उससे आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनुच्छेदों में लोग छूट गए थे उनके बारे में भी काम किया जाना चाहिए। अब उसके बाद आप देखिए कि जो 46 क्या कर रहा है, उनको सप्लीमेंट कर रहा है। क्लियर हो नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। यह 14 और 16 को वॉयलेट नहीं करेगा। बताइए कैसे वॉयलेट करेगा?
अगर आप अदर वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो 14-16 को वॉयलेट कैसे कर रहा है? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? जल्दी बोलिए। अब स्टेट क्या करे, चलिए इसको और समझाते हैं। स्टेट कैटेगराइज कर दे, किसको कर दे? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और नॉट रिप्रेजेंटेड हैं, कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कैटेगराइजेशन कर देने से अदर वीकर सेक्शन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको आपने कैटेगराइज किया और अदर वीकर सेक्शन को आपने सपोर्ट किया, तो कैसे 14-16 को वायलेट करेगा? नहीं करेगा। 14-16 का वायलेशन नहीं होगा। बताइए कैसे होगा? स्टेट, चलिए आप, स्टेट के पास 100 रुपया है, उसने 22 रुपया दे दिया, वो इनको कहते हैं जो बैकवर्ड हैं, बोला मैं 13 रुपया दूंगा मैं जो वीकर सेक्शन है। तो क्या कह सकते हो कि हम 13 रुपया वीकर सेक्शन को दे रहे हैं तो 22 रुपया बैकवर्ड को दिया है, तो उनका अधिकार हमने मार लिया? हाउ यू कैन से दिस? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? स्टिल डाउट? बोले स्टिल डाउट है? बताइए मेरे को। डाउट तो नहीं होना चाहिए अब यार। सॉरी थोड़ा वो चला गया है कमेंट आप लोगों का। हाँ बताइए, स्टिल डाउटफुल है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक सवाल पे आते हैं कि कैसे हम इन वीकर सेक्शंस के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हम ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाते हैं जो यह प्रोटेक्ट करता है कि जो SC/ST की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वह ट्रांसफर नहीं होगी नॉन SC/ST को। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो SC/ST की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वह लैंड नॉन SC/ST को ट्रांसफर नहीं होगी। यह क्या हो गया? यह वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना हो गया। यह वीकर सेक्शन प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि गांव के जो हालात हैं, जो लोग मजबूत लोग हैं, वह लोग कर सकते हैं। जो आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) है, वह इंपावर कर रहा है स्टेट को टू मेक रिजर्वेशंस इन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी। 16(4)(a), 16(4)(b), प्रमोशन इन रिजर्वेशन, एंड कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी। ये क्या है? यह इसी आर्टिकल का, जो अपना आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल जो 46 पढ़ रहे हैं, इसी का ये एक्सटेंशन हो गया। आर्टिकल 15(5) जिसने इंट्रोड्यूस किया है 93rd अमेंडमेंट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एडमिशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये क्या है? यह वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? है तो बताओ, नहीं है तो फिर हम ट्रेन को आगे ले चलें। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक के मुंशी साहब का मेरे ख्याल से छूट गया है मुझसे, उनका एक भाषण था, जरा मुझे याद दिलाइएगा जब मैं क्लोज करने लगूंगा कि किस तरह से उन्होंने, मेरे ख्याल से मिस कर गया मैं, चलिए कहीं बाद में कर देंगे। आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे। आर्टिकल 46 क्या बात करता है? जस्ट रीड आर्टिकल 46। यह बात करता है जो अपना एजुकेशन और इकोनॉमिक जो अपना ये कॉन्सेप्ट है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए क्या है, मैं इसको क्यों कर रहा हूं, कई बार आपका सवाल बन जाएगा जिसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लिख देंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 46 जो इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहा है। तो जो हम लोगों ने, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड SC ST की आप एलिनेट नहीं कर सकते हो, यह क्या है? यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। यह क्या करेगा? यह इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वह उस सेक्शन को प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात क्या कहेगा? डिवीजन ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है कि जिस एक वर्ग के पास, जो वीकर सेक्शन के पास वेल्थ है, उसके पास वेल्थ होनी चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यह क्या कर रहा है? यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर कर रहा है। थोड़ा इसको विश्लेषित करते हैं हम लोग। यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर कर रहा है। यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर कर रहा है। यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करने में हमारी मदद कर रहा है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का रिमूव करना, यह समाज का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंप्रिहेंड्स मोर देन अचीविंग लिसनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज बाय डिफरेंशियल टैक्सेशन। आप कैसे करेंगे? डिफरेंशियल टैक्सेशन, डिफरेंशियल टैक्सेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। डिफरेंशियल टैक्सेशन, गिविंग डेट। डिफरेंशियल टैक्सेशन, गिविंग डेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होता है, यही सवाल आएगा, बता रहा हूं आपको मैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यह क्या क्या बोलता है? यह सिर्फ इनइक्वालिटीज को कम करने से बियॉन्ड बात करता है। इट कंप्रिहेंड्स मोर देन अचीविंग लेसनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। कैसे? बाई डिफरेंशियल टैक्सेशन, गिविंग डेट रिलीफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाई वन टू मेनी हु हैव नन, बाई इंपोजिंग सीलिंग्स ऑन होल्डिंग्स। सीलिंग्स ऑन होल्डिंग्स। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अपने आप में कंप्रेहेंड करता है आपके लिसनिंग ऑफ जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज को कम करने से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो यह डिफरेंशियल टैक्सेशन की बात करता है, आप उनको ऋण दो उसकी बात करता है, और प्रॉपर्टी जो ज्यादा, जैसे प्रॉपर्टी एक आदमी के पास है, आप सीलिंग लगा के प्रॉपर्टी को और लोगों के हाथ में विस्तारित कर दो, यह बात करता है। आर्टिकल 38, 39 एंड 46। 38, 39 एंड 46, इन तीन आर्टिकलों के सहारे आप देखेंगे यह आर्टिकल क्या मैंडेट करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी। यह तीन आर्टिकल क्या मैंडेट करते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी। किसके फेवर में? वीकर सेक्शन के फेवर में।
38, 39, 46 ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वकालत करते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे और इनइक्वालिटीज को दूर करे। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, remove inequalities। सोशियो इकोनॉमिक, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी राज्य बनाए कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो और इनइक्वालिटीज दूर हो। किसमें? इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। इनकम और अपॉर्चुनिटी में, आय और अवसरों में समानता की प्राप्ति हो। गॉट इट? कि नहीं प्राप्त हुआ? वॉट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट? एक अगला सवाल, डॉक्ट्रिन, ये सब इसी आर्टिकल से निकल रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट, इसी अध्याय, इसी कहते हैं अनुच्छेद से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। हम इसको कैसे निकालेंगे? हम पहले पढ़ते हैं प्रीएम्बल। हम पहले पढ़ते हैं प्रीएम्बल, फिर पढ़ते हैं 1421, किसमें? फंडामेंटल राइट्स से। उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं 38, 39, 46। देखिए बात एक ही है, बस मैं घुमा घुमा के आपके सामने ला रहा हूं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में ट्रैप न हो जाएं। जो इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमिक इंपावरमेंट है, आप इसको एक शब्द और लिख सकते हो, सिर्फ यही आज लिख दो। जो इकोनॉमिक इंपावरमेंट है कहां से आ रहा है? प्रीएम्बल से आ रहा है। यह किसने डेवलप किया? यह डेवलप किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इन अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट को डेवलप किया है। तो प्रीएम्बल को पढ़ना होगा, 1421 को पढ़ा, 38, 39, 46 पढ़ा और इन्होंने लिया। अभी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत धीरे धीरे चलते हैं यार, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहां तक क्लियर हो गया है? इफ इट इज क्लियर अप टू दिस, देन आई विल मूव। डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट, यह सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया है। उसके लिए प्रीएम्बल को पढ़ना होगा, आर्टिकल 1421 को फंडामेंटल राइट्स पढ़ना होगा, 38, 39, 46 को पढ़ना पड़ेगा आपको डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से। उसके बाद क्या होता है? यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट है, इस किसके लिए है? जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब आप प्रीलिम्स के सवाल में आ जाइए। अगर प्रीलिम्स का सवाल बन गया तो यह सवाल यहीं से सॉल्व होगा, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट को आप जोड़िए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और फंडामेंटल राइट से। इसको आप जोड़िए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से और फंडामेंटल राइट से। इसको आप फिर ऐड करिए, फिर ट्राई टू एम्प्लीफाई इट विद द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो इकोनॉमिक इंपावरमेंट है, पुअर, दलित्स, ट्राइब्स, यह एक इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई जाए। द इकोनॉमिक इंपावरमेंट इज देयरफॉर टू द पुअर, दलित्स एंड ट्राइब्स इज एन इंटीग्रल
constitutional scheme of socio-economic democracy is a way of life of political democracy. समझ आ गया? पुअर, दलित, SC, ST, इनको एक इंटीग्रल स्कीम में लाया जाए। इनको एक इंटीग्रल, पुअर को, दलित को, SC को, ST को एक इंटीग्रल स्कीम में लाया जाए। उस इंटीग्रल स्कीम में लाने से होगा क्या, फायदा क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ये क्या है? स्कीम ऑफ, इंटीग्रल स्कीम ऑफ, मैं तोड़ रहा हूं धीरे धीरे करके ताकि आप समझ आए। इंटीग्रल स्कीम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सीखिए, मैं आपको अभी हिंदी कर देता हूं। इस वे ऑफ लाइफ ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जो इकोनॉमिक इंपावरमेंट है, अब इसी को हम और थोड़ा सा देखते हैं, हल्का सा और देखते हैं। जो अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, तो अपना ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है क्या? बेसिक ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। बेसिक ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट। जो अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, यह बेसिक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है। कैसा? पार्ट ऑफ राइट टू लिव। ये किस्सा है, पार्ट ऑफ राइट टू लिव। अबे हिंदी कर देंगे, जस्ट वेट टू मिनट, लेट मी एक्सप्लेन, देन आई विल डू हिंदी। पार्ट ऑफ राइट टू लिव, यह एक पार्ट ऑफ राइट टू लिव है। इक्वलिटी, स्टेटस, डिग्निटी। इक्वलिटी, स्टेटस, डिग्निटी ऑफ वीकर सेक्शन। इक्वलिटी, स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ द वीकर सेक्शन या पुअर। तो जो इसको थोड़ा से हम आसान करते हैं, लेट्स मी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वह पुअर, दलित और ST का जो फंडामेंटल राइट है, हम एक ऐसी इंटीग्रल स्कीम बनाएं, एक ऐसे समेकित नीति नियम को बनाएं जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, एक ऐसा हम स्कीम बनाएं जो ऐसा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र दे, जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र का एक जीवन पद्धति बन जाए, जो हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो हमारा आर्थिक शक्ति है, वह हमारा एक हमारा आधारभूत मानव अधिकार है और हमारा मूल अधिकार है। तो जो हमारे जीवन के जीने का अधिकार है, हमारे राइट टू लिव का पार्ट हो, जिसमें हमको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्राप्त हो, डिग्निटी हो वीकर सेक्शन की। क्लियर हुआ? इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ, किसको क्लियर नहीं हुआ ये बताओ।
जल्दी बताओ। अब यहां से आप देखो 38 और 39B। अब यहां से जो यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहां से आ रहा, 38 आप पढ़िए और 39B पढ़िए। यह दो इस अनुच्छेद के साथ जुड़ के दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल 19 एंड 31 संपत्ति का अधिकार भी यस वो भी करता है, यस वो भी करता है। लेकिन इतना ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। भाई आप कितने अच्छे तरीके से लिख ले जाएं, इसकी कोशिश कर रहा हूं मैं। तो जो आर्टिकल 38 है और 39B है, 38, 39B और प्रीएम्बल, तीन को आप देखेंगे आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तीन आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, अब देखिए जैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किया लैंड SC ST को कंसेशनल रेट पे, यह क्या हो गया, यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट हो गया। कंसेशनल रेट पर अलॉट करना क्या समता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा, नहीं, यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट हो रहा है। लीज का पीरियड एक्सपायर कर गया तो फिर से लीज का पीरियड एक्सपायर कर गया तो उसके बाद फिर से अगर लीज को रिन्यू किया जाता है, वह भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट हो गया। गॉट इट? कम ऑन द नेक्स्ट इशू 47। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। अगर नहीं हुआ फिर से पढ़ाते हैं, आप पढ़ के जाओ। 47 क्या बात करता है? लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ की बात करता है। अगर आप 47 देखें तो यह लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ की बात करता है। देख लिया आपने? अब अगर इसको हम आसान भाषा में कहें, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी गुड वेरी गुड, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आर्टिकल 47 स्टेट को इस बात के लिए निर्देशित करता है कि राज्य की यह प्राइमरी ड्यूटी है, राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह न्यूट्रिशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर ले आवे और लोगों के पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करे। इसीलिए राज्य जो प्रोहिबिशन करता है कंजम्पशन ऑफ लीकर पे, उस पर राज्य के कर्तव्यों की बात करता है। तो आर्टिकल 47, तो आर्टिकल 47, तो जो आर्टिकल 47 के बारे में कहा जाए तो आर्टिकल 47 को आप 19(1) के साथ देखिए, जहां पर ट्रेड और कॉमर्स की बात कही गई है। तो क्या कोई व्यक्ति शराब के व्यापार पर अपना मौलिक अधिकार कह सकता है? तो 47 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अगर 47 और 21 को साथ साथ पढ़ें, अब क्या है 21 और 47 को साथ साथ पढ़ें, इन दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं तो निष्कर्ष क्या आता है? इन दोनों को साथ साथ पढ़ने से निष्कर्ष यह आता है कि जो पब्लिक हेल्थ है, गरीबों को प्रोवाइड करना राज्य का कर्तव्य है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है राज्य का, एडिक्वेट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट की क्या है? सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। तो जो इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है यह वन ऑफ प्राइमरी ड्यूटी हो चुका है राज्य का। इसलिए जो रिजर्वेशन मेडिकल साइंस है बियॉन्ड द अंडर लेवल इज ए रिजर्वेशन, इज ए डाइवर्जन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब आते हैं जो अभी हाल में पॉपुलेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया है यूपी का, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉपुलेशन कंट्रोल है क्या है? ये
अब आप पॉपुलेशन कंट्रोल को इसी आर्टिकल में लिख डालिएगा। अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ लिख रहे हैं, आप इस आर्टिकल को आप उठा के लिख डालिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा है, मैंने आप लिए उसको निकाला हुआ है कि कोई भी आर्टिकल 47 का, आर्टिकल 47 का कोई भी गोल प्राप्त नहीं हो सकता। यही लिखिएगा आप लोग, का कोई भी गोल प्राप्त नहीं हो सकता। आर्टिकल 47 का कोई भी गोल प्राप्त नहीं हो सकता अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा। तो जो यूपी की सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल है वह कहां से गाइडेड है? वह आर्टिकल 47 से गाइडेड है। बगैर आर्टिकल 14 का इस्तेमाल किए आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप अगला आर्टिकल पढ़िए, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। रीड द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द बेयर एक्ट, आर्टिकल नंबर 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जस्ट यू सी दिस आर्टिकल, व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट। अगर इस आर्टिकल को आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 48 यह बात कहता है कि राज्य इस तरह से कार्य करे, इस तरह से ऑर्गेनाइज करे कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर आगे ले आया जाए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है प्रिवेंटिंग ऑफ स्लॉटर। मेरे ख्याल से यही एक चीज है जो आपको उसमें पढ़नी है, बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रिवेंटिंग ऑफ स्लॉटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिवेंटिंग ऑफ स्लॉटर, जिसके लिए इस आर्टिकल को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। तो जो स्लॉटर को प्रिवेंटिव किया जा रहा है, कुछ कैटेगरी के एनिमल्स को, उनका स्लॉटर रोकना आर्टिकल 48 से मैंडेटेड है। आर्टिकल 48 किस बात को कंटेम्पलेट करता है, किस बात को कहता है? प्रोटेक्शन ओनली ऑफ काउज एंड कॉव्स एंड अदर एनिमल विच आर potentially capable of yielding milk or doing work for agriculture. तो आर्टिकल 48 does not contemplate ban of slaughter of all type of cattle. Just try to understand this कि आर्टिकल 48 किस बात को कंटेम्पलेट करता है? दो कैटेगरी हो गई। There are two categories. कैटेगरी नंबर 1, milk and agriculture, मिल्क एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड, अदर्स। तो इसके स्लॉटर की बात नहीं है, इसकी बात करता है कि प्रिवेंट द स्लॉटर, जो मिल्क और एग्रीकल्चर में हमारे लिए सहायक होते हैं। तो बड़ा स्पेसिफिकली बात करते हैं कि यह इस बात के बैन को कंटेम्पलेट नहीं करता है, इस बात के बैन पे नहीं कहता है कि सभी तरह के जो बुल हैं, बुलक्स हैं, उनके स्लॉटर पर रोक लगाया जाए। द स्टेट प्रोहिबिटेड ओनली द स्लॉटर ऑफ मिल्च एंड ड्रॉट कैटल ओनली। तो कन्फाइन किसमें कर रहा है? ओनली टू काउस एंड काफ्स। इसके अलावा जो 16 साल की एज से ज्यादा वाले हैं उनके बारे में यह नहीं कहता, आप मत रोकिए। लेकिन आर्टिकल 48 एक टोटल बैन की बात करता है काउ स्लॉटर को। क्यों? यह एक हिंदू धर्म के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। तो जो अगर हम आर्टिकल 48 को समझने की कोशिश करें, हिंदू सेंटिमेंट बात करता है, तो अंडर आर्टिकल 48 ए टोटल बैन ऑफ काउ स्लॉटर इज पॉसिबल एंड दिस पोजीशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है। जो टेस्ट ऑफ यूजफुलनेस है हैज टू बी अप्लाइड टू अदर एनिमल्स, नॉट टू द स्लॉटर। जो टेस्ट ऑफ यूजफुलनेस है, यह अप्लाई होता है अदर्स पे, नॉट काऊ पे।
गॉट इट? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस और नो? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ऑलरेडी 1.5 घंटे के आसपास हो गया आपका। देखिए, हम जिस तरह एक बड़ी इस चीज़ हमको समझने की क्या है, आप यूपीएससी के सवालों को समझने की कोशिश करिए। जो एक ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई है, उस ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई से यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। अगर हम सिर्फ यूपीएससी को यह समझें कि हम आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41 पढ़ के कर लें, तो उससे नहीं होगा। उससे होने की कोई संभावना नहीं है। यह तभी हो पाएगा जब आप इस तरह से चीजों को विश्लेषित करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और मैं एक बार 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 कहता हूं, इट इज ए चैलेंज टू बिकम द मेंटर और टीचर ऑफ द सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, आप सिविल सर्विसेज को ना टीच कर सकते हो ना पढ़ा सकते हो। देखिए, हम आपको आके आर्टिकल 38, 39, 40, 41 पढ़ावें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह एग्जाम में आना ही नहीं है। जो एग्जाम में आना ही नहीं है, उसको पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा? जब तक आप एक विश्लेषक की दृष्टि को लेकर सामने नहीं आओगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारा यह अभियान चल रहा है, इस अभियान का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को सफल करा सकें। यह सफलता तभी हो पाएगी, सिर्फ एक कंडीशन है, जब अपने को ऐसे एस्पायरेंट मिले जो पढ़ने को तैयार हों, मेहनत करने को तैयार हों। अगर ऐसे एस्पायरेंट नहीं मिलेंगे तो मेरी सारी कोशिश का कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं सुबह 4 बजे उठ के आपके लिए पढ़ता हूं। मैं कई तरह सवाल बनाता हूं, कई तरह से चीजों को एनालाइज करता हूं, और जब तक आपका क्लास नहीं होता है, मुझे तनाव रहता है कि मुझे क्लास हैंडल करनी है, और साथ साथ मुझे कोशिश यह करनी होती है क्लास ऐसी चले कि आप लोग ग्रैस्प कर सकें। आज सुबह की आपने एनवायरनमेंट की क्लास इति की देखी होगी। इति ने आपकी सारी क्लास बिल्डअप की है न्यूज से, करंट अफेयर से। उसने किसी किताब का इस्तेमाल नहीं किया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्नॉलेज यू कि हाउ द करंट अफेयर्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। इति ने सारा क्लास आपका स्ट्रक्चर किया है करंट अफेयर से, कंप्लीट। डाउन टू अर्थ मैगजीन का सहारा लिया उसने, और तमाम जो न्यूज आर्टिकल उसका सहारा लिया है। यू कैन सी हाउ द क्लास हैज बीन स्ट्रक्चर्ड। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू ऑल कि आप लोग करंट अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपका जो कॉमन सिविल कोड है, हमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है करंट अफेयर्स से, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मॉक टेस्ट आपका हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। मॉक टेस्ट में काम चल रहा है। मॉक टेस्ट में 182 लोगों ने अपना नाम दिया है। 50 लोगों ने वेबसाइट पर रजिस्टर किया है। जिन लोगों ने वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है, तो वो लोग उसको छोड़ दें, उसके बाहर चले जाएं। हमको उन्हीं लोगों के साथ काम करने दें जो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटी फिनिश हो जाए, तो आपके टेस्ट के सिलेबस का एक बड़ा भाग कल समाप्त हो जाएगा। देन विल टेक की व्हाट्सएप। आपका इकोनॉमिक सर्वे बचा हुआ है, मैं फिर उसको करने की कोशिश करूंगा। मॉडर्न इंडिया मोर और लेस हो गया है, शायद 1-2 लेक्चर और लगेगा। आपका जो टेस्ट है अगले संडे को है। इन नेक्स्ट 4-5 days टाइम आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।